28 अगस्त से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी के लिए बेस्ट जोन के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। सरप्राइजिंग यह है कि शार्दुल ठाकुर को कप्तान बनाया गया है श्रेयस अय्यर के स्क्वाड में होने के बावजूद। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर्स को दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली है। तो क्या है पूरा स्क्वाड, डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि शार्दुल ठाकुर को कप्तान बनाया गया है। कप्तान इसलिए बनाया गया है क्योंकि श्रेयस अय्यर स्क्वाड में तो हैं, बट चूंकि उसी टाइम पर एशिया कप के मैचेस भी खेले जाएंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि श्रेयस अय्यर सारे मैचेस ना खेलें, कुछ मैचेस खेलें। तो इस वजह से एक ऐसे प्लेयर को कप्तान चुना गया है जो पूरे टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करे। बाकी और जितने भी प्लेयर हैं उनमें से कोई भी कप्तानी का तगड़ा कैंडिडेट नहीं था। चूंकि शार्दुल ठाकुर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत टाइम से खेल रहे हैं, और लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, 500 रन 35 विकेट, बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने मुंबई के लिए किया था। 2 सेंचुरी भी बनी थी और कुछ बड़े ज़बरदस्त मैचेस उन्होंने अपनी ऑलराउंड स्किल से जितवाए थे, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो। और शार्दुल ठाकुर के साथ एक चीज़ है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडिया के लिए भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, अच्छा किया है। और मैं तो उनके बारे में ये कहूँगा कि शार्दुल ठाकुर को शायद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से उनको नहीं मिली हैं। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके बार बार वो अपने आप को पुश करते रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। उसके बाद अगले प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल का भी देखना पड़ेगा कि वो ये सीरीज खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। स्क्वाड में चूंकि बीसीसीआई ने एक प्लान बनाया था कि सारे प्लेयर्स आकर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, इसलिए यहाँ पर श्रेयस अय्यर का भी नाम है, यशस्वी जायसवाल का भी नाम है। माइट भी ये दोनों प्लेयर्स अगर एशिया कप के स्क्वाड में होते हैं तो किसी और प्लेयर से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, खास करके वो प्लेयर जो स्टैंड बाई में हैं। उसके बाद तीसरे प्लेयर हैं गुजरात से आने वाले आर्या देसाई। 22 साल का ये प्लेयर बहुत इंप्रेसिव था। लास्ट सीजन 7 मैचेस में 465 रन इन्होंने बनाए, 200 रन की एक पारी भी इनकी तरफ से देखने को मिली थी। और स्पेशली सेमीफाइनल में केरला के खिलाफ इन्होंने जो 73 रन की पारी खेली थी वो बहुत कमाल की थी। ये टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अभी शुरुआत हुई है इनके करियर की, व्हाइट बॉल में भी इन्होंने अच्छा किया है, केकेआर की टीम में भी इनको पिक किया गया था। सो अर्ली डेज फॉर आर्या देसाई, लेकिन ये प्लेयर एक अच्छा इमर्जिंग प्लेयर है। उसके बाद चौथे नंबर पर हार्दिक देसाई, सौराष्ट्र से खेलने वाला 25 साल का प्लेयर। और आप यकीन मानिए इस सीज़न एक स्टेज पे मुझे ऐसा लगा था कि हार्दिक देसाई अपनी रणजी ट्रॉफी की टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सीज़न उनकी परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं थी। शुरू किया तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता गया, एंड ऑफ द टूर्नामेंट 8 मैचेस में 587 रन, 2 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, साथ में मुंबई इंडियंस में भी पिक होते हैं, व्हाइट बॉल में भी सेंचुरी आती है। तो ये सीज़न उनके लिए वो टर्न अराउंड वाला सीज़न जरूर रहा। इंडिया के लिए अंडर 19 खेले थे 2018 में, 4 नंबर पे बल्लेबाजी किया करते थे। टेक्निकली साउंड हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर, ओपनिंग करते हैं, साथ में कीपिंग करते हैं। ये बहुत रेयर देखते हैं आप किसी प्लेयर के साथ जो कीपिंग करता हो और ओपनिंग करता हो। ये चीज़ आपको हार्दिक देसाई के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात हमने ऑलरेडी कर ली, तो श्रेयस अय्यर मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे चूंकि एशिया कप के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो एक चीज़ आती है। उसके बाद सरफराज खान के लिए दिलीप ट्रॉफी एक बार फिर से वो मौका होगी जहां पर वो रन बनाएं और दोबारा से अपनी इम्पोर्टेंस टीम मैनेजमेंट के लिए, इंडियन सेलेक्टर्स के लिए साबित करें। क्योंकि क्रिकेटिंग रीजन की वजह से तो बाहर नहीं गए। जो चीज़ बताई गई थी उनके बारे में कि उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, उस पर उनको काम करना होगा, फिटनेस पर काम करना होगा, तो बंदे ने करके दिखा दिया है। मात्र 2 महीने के अंदर 17 किलो वेट उन्होंने कम करके दिखाया। सो वेट भी कम कर लिया है, फिटनेस भी इंप्रूव कर ली है। रन तो उन्होंने इंग्लैंड में भी बनाए थे, जितने मौके उनको मिले थे उस हिसाब से अगर आप देखो तो चाहे प्रैक्टिस गेम हो चाहे इंट्रा स्क्वाड गेम हो, रन तो वहाँ भी उन्होंने बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, इंग्लैंड में वो टीम में भी नहीं थे, तो इसलिए एक बार फिर से रन बना के अपने सिलेक्शन के लिए होम सीरीज जो आने वाली है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसके लिए पुश जरूर करेंगे। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो हर जगह से निगलेक्ट हो गए थे, फाइनली उनको दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में मौका मिल गया है। इंग्लैंड में काउंटी खेलनी थी, वो भी नहीं खेले। इंडिया के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया गए थे तो कप्तान थे, इंडिया को एशियन गेम्स में मेडल दिलाने वाला कप्तान, आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी का कप्तान,
बट इंडियन क्रिकेट में कहीं खो सा गया है मुझे लगता है। बट कम से कम जो है वो दिलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में तो उनकी जगह बनती है, और एज ए ओपनर या शायद मिडिल ऑर्डर, क्योंकि नंबर भी काफ़ी चेंज हुआ है उनका। अब वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं शायद वो खुद भी भूल गए होंगे, क्योंकि पिछले एक साल में उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत चेंज हुआ है। कभी ओपन, कभी 3, कभी 4, कभी उससे नीचे भी बल्लेबाजी की है। इवन रणजी ट्रॉफी में भी, आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए भी, तो नंबर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चॉपिंग चेंज किया है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग में उनके लिए जगह नहीं है। उनको अपना नंबर चेंज करके दूसरे नंबर पर कोशिश करनी चाहिए, सो दैट उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो सके। इंटरेस्टिंग रहेगा इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे तो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। उसके बाद जयमीत पटेल, 23 साल का प्लेयर, गुजरात से आने वाला, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं। इंप्रेसिव था इस सीजन, क्योंकि पहला सीजन था, 9 मैचेस में 661 रन इन्होंने बनाए, 50 की एवरेज रही, साथ में 10 विकेट भी लिए। क्वार्टर फाइनल में भी इन्होंने 2 विकेट लेके जबरदस्त टर्न अराउंड किया था। उसके अलावा 2 सेंचुरी बनी है, 5 50 भी बने हैं। अच्छे इंप्रेसिव थे। लोअर डाउन द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, वहां पर बल्लेबाजी करते हैं। तो खास करके जब आप इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं तो सिचुएशन जब टाइट होती है ना, तभी बल्लेबाजी आपकी आती है। बहुत कम होता है कि 300 रन बोर्ड पे लगे हों तब आपकी बल्लेबाजी आती हो। तो इन्होंने थोड़े से टफ रन बनाए हैं, अच्छे रन बनाए हैं, साथ में गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट किया है। यंग प्लेयर हैं, गुजरात की टीम भी नॉकआउट तक पहुंची थी, तो उसकी वजह से गुजरात के बहुत सारे प्लेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक और गुजरात का प्लेयर मनन हिंगराजिया, 27 साल का प्लेयर, लास्ट ईयर भी खेला था। 9 मैचेस में 603 रन है इस साल इनके, 2 सेंचुरी जिन्होंने बनाई, 1 हाफ सेंचुरी बनाई, 2 विकेट भी लिए। स्पेशली सेमीफाइनल मैच जो केरला के खिलाफ था तो गेंदबाजी भी इन्होंने की है, और पिछले 2 सीजन से अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट इनकी कुछ पारियां एक्चुअल में बहुत फाइटिंग नॉक थी, जहां पर इनकी टीम फंसी हुई है, मुश्किल सिचुएशन है। इन्होंने इस सीजन भी खेली और लास्ट सीजन भी इन्होंने एक पारी खेली थी जो मुझे याद आती है। तो ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं जो मिडिल ऑर्डर में गुजरात की टीम के लिए रहे हैं। तो 3 नंबर भी बल्लेबाजी की है, और नंबर गुजरात की टीम में काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर नीचे होते रहे हैं, तो किसी का नंबर आप फिक्स नहीं। एक और प्लेयर गुजरात से आते हैं जो स्क्वाड में नहीं है, उमंग कुमार। लास्ट ईयर उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था, और सेकेंड लास्ट ईयर भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, और ये वाला सीजन भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। चूंकि और प्लेयर बहुत सारे आ गए, इसलिए उमंग कुमार का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। उसके बाद 10वें प्लेयर हैं सौरभ नवाले। ये खेलते हैं महाराष्ट्र से, विकेट कीपर बैट्समैन। ये सिलेक्शन मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि सिर्फ 2 ही मैच खेले इन्होंने इस सीजन, लेकिन 2 मैचेस में जो बड़ौदा वाला गेम था वहां पर पहली पारी में 83 और दूसरी पारी में 126 नॉट आउट थे, और त्रिपुरा वाले गेम में इन्होंने 68 रन बनाए थे। कीपिंग अच्छी करते हैं, बट बैटिंग सिर्फ 2 मैचेस देखी है। इससे पहले पिछले साल खेले थे, और फिर उससे पिछले साल खेले थे। तो नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम खेले हैं, बट 25 साल का ये विकेट कीपर बैट्समैन दिलीप ट्रॉफी में बेस्ट जोन की तरफ से आपको खेलता हुआ दिखेगा। शायद और प्लेयर्स को मेन स्क्वाड में पिक किया जा सकता था जो विकेट कीपर बैट्समैन है। हार्दिक तमोरे की बात हो सकती है, या उर्बिल पटेल जो स्टैंड बाई में है वो मेन स्क्वाड में आ सकते थे। हालांकि यहाँ पर मेन विकेट कीपर बैट्समैन तो हार्दिक देसाई हैं। उसके बाद 11वें प्लेयर हैं शम्स मुलानी, मुंबई से खेलते हैं, और ये इंडिया के उन चुनिंदा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से हैं जो कमाल की गेंदबाजी स्किल भी लेके आते हैं, विकेट टेकिंग आर्ट भी लेके आते हैं। और यार अगर परफॉर्मेंस की बात कर लो तो पिछले 4 सीजन में ऑन एन एवरेज 40 विकेट हर सीजन निकालते हैं। कभी 40, कभी 45, कभी 42, कभी 43, कभी 44, इस तरह का इनका सीजन गया है। हर बार बल्ले से भी रन बनाते हैं, क्रूशल रन्स भी बनाए अपनी टीम के लिए डाउन द ऑर्डर। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का मैं तो इनको एक लेजेंड मानूंगा। भले ही इंडिया की टीम में आप देखिए आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, हर किसी को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मुंबई के लिए ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इवन दिलीप ट्रॉफी की टीम में भी मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 12वें प्लेयर हो गए तनुष कोटियान, और तनुष कोटियान तो अब इंडिया टीम तक भी पहुंच चुके हैं। इंडिया ए की टीम के साथ थे, मैच भी खेले, परफॉर्मेंस भी की, 90 ऑड रन्स भी बनाए। तो इनकी बल्लेबाजी में खास बात तो है क्रूशल मौकों पर रन बनाना, और इस प्लेयर का कैरेक्टर। क्योंकि मुझे एक परफॉर्मेंस उनकी और याद आती है जो था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश। वहां पर उन्होंने 4 विकेट लिए थे। साथ में बल्लेबाजी से पिछले 2 सीजन आप देख रहे हैं मुंबई के लिए उन्होंने क्या किया है, 500 रन वो बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब उनकी टीम ऊपर से सारे बैट्समैन आउट हो गए, उसमें हर बार आके जो आप देखते हैं
कि वो खड़े होते हैं और उनकी पार्टनरशिप कभी शम्स मुलानी के साथ, कभी किसी और प्लेयर के साथ, कभी शर्दुल ठाकुर के साथ बन जाती है। इंडिया ए के लिए खेले थे तो वहाँ पर उनकी अंशुल कंबोज के साथ जो बन गई थी, 90 ऑड रन उन्होंने किए, अंशुल कंबोज ने 50 बनाई, तो कमाल का प्लेयर। 13वें प्लेयर धर्मेंद्र सिंह जडेजा की बात हमने ऑलरेडी कर ली, सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तुषार देश पांडे हैं जो मुंबई से खेलते हैं, इंडिया ए की टीम के साथ भी थे, डिसेंट बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि बेस्ट जोन में कुछ और फास्ट बॉलर थे जो इंक्लूड किए जा सकते थे। अब आप यहां पर अगर फास्ट बॉलर देखो तो आपको 3 ही नाम नजर आएंगे, तुषार देश पांडे, अर्जुन नगवास बाला और साथ में शर्दुल ठाकुर। क्या फास्ट बॉलर्स का इतना सूखा पड़ा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में? बेस्ट जोन में मैं मानता हूं कम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन मुकेश चौधरी जिनको स्टैंड बाई में डाला गया है, क्या वो मेन टीम में नहीं आ सकते थे? साथ में आप देखिए, जो हंगर गेकर की बात आप करें तो हंगर गेकर को रणजी ट्रॉफी में तो मौका कम ही मिल रहा है, बट यहाँ पर भी मौका नहीं मिल रहा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मिसिंग है मेरे हिसाब से इस टीम में, वो है अतीत सेठ, क्योंकि अतीत सेठ गेंद के साथ भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। अभी तक 45 फर्स्ट क्लास के गेम खेले हैं, 134 विकेट हैं उनकी, 25 की एवरेज है, 46 का स्ट्राइक रेट है। बल्लेबाजी की बात करो तो 32 की एवरेज उनकी है। तो ऑलराउंडर जो इंडिया को चाहिए, स्पेशली बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसके पास बॉलिंग में अच्छी पेस भी है, अच्छा स्किल सेट भी है। पिछली बार की दिलीप ट्रॉफी में भी वो नहीं थे। रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहती है, व्हाइट बॉल में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहती है, बड़ौदा T20 लीग में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट, फिर भी वो दिलीप ट्रॉफी की टीम में नहीं है। उसके बाद 7 स्टैंड बाई प्लेयर हैं जिसमें महेश पिथिया को डाला गया। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑफ स्पिनर आपके पास जो है वो एक ऑलरेडी आ गया, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर भी 2 आ गए, तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं रख सकते थे 15 के स्क्वाड में। लेकिन महेश पिथिया की परफॉर्मेंस और पहला सीजन बहुत कमाल का गया, 7 मैचेस में 38 विकेट हैं, नजर रखने लायक है ये ऑफ स्पिनर। 23 साल का है और अभी बहुत यंग है, आने वाले सीजन के साथ जरूर सीखता हुआ और इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। शिवालिक शर्मा बड़ौदा के 26 साल के, मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले थे, इन्होंने भी व्हाइट बॉल में काफी रन बनाए हैं, बड़े स्ट्राइकर हैं, बट रेड बॉल में भी इस साल बड़ौदा के लिए इन्होंने थोड़े रन बनाए थे, जिसकी वजह से इनको स्टैंड बाई में रखा गया है। मुकेश चौधरी जो मैं बात कर रहा था कि स्टैंड बाई में नहीं, मेन स्क्वाड में शामिल होना चाहिए, और सिर्फ 3 फास्ट बॉलर के साथ टीम चुनी गई है। अगर चौथा फास्ट बॉलर आप चुनते तो जरूर आप उनको स्क्वाड में रखते। सिद्धार्थ देसाई एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडियन क्रिकेट में मौजूद हैं इस टाइम पे। पिछले सीजन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, इस सीजन भी इन्होंने 9 मैचेस में 37 विकेट लिए, मात्र 24 साल की उम्र। चिंतन गाजा एक सीजन कैंपेनर हैं, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, बल्ले गेंद दोनों के साथ जो है वो प्रदर्शन करते हैं, 3 नंबर बल्लेबाजी करते हैं गुजरात के लिए, साथ में गेंदबाजी भी टॉप 2 गेंदबाजों में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो पेस आपको नहीं दिखती, 125-26 की पेस पर ऑपरेट करते हैं, तो विकेट तो निकालते हैं बट शायद वो उतना बड़ा इंपैक्ट अभी तक डाल नहीं पाए। वैसे प्राइमरीली एक गेंदबाज के तौर पे शुरू किया था, बल्लेबाजी थोड़ी बहुत करते थे, बट इंप्रूव करते 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 काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, और डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से देखें ना तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हालांकि इनको यहाँ पर स्टैंड बाई में रखा गया है। देन मुशीर खान जैसा प्लेयर मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये किस हिसाब से, किस लॉजिक से मुशीर खान को जो है वो स्टैंड बाई में रखा गया? मुशीर खान तो आपका मेन स्क्वाड का प्लेयर होना चाहिए था। लास्ट ईयर दिलीप ट्रॉफी में थे, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, एक पारी आई थिंक 200 किया था उन्होंने जो पहला मैच था वहां पर, और उनके जैसा प्लेयर जो अंडर 19 पर भी परफॉर्म करके आया, डोमेस्टिक क्रिकेट में कंटिन्यूअस रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कर रहा है। शायद इंजरी वो वजह रह सकती है जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वापस आ चुका है, इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा था, वहां पर सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा, मेन स्क्वाड में जरूर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और उसके बाद आखिरी विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो है उर्विल पटेल। शायद व्हाइट बॉल का प्लेयर ही ज्यादा कंसीडर किया जाता है, विकेट कीपर बैट्समैन बेस्ट जोन में कमी है, जिसकी वजह से इनको शामिल किया गया है। रेड बॉल क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेली है, बट शायद उतना इंपैक्ट रेड बॉल में डाला नहीं है, क्योंकि व्हाइट बॉल खेलते हैं तो कई बार बड़ा जरूरी होता है, जो प्लेयर व्हाइट बॉल भी खेल रहे हैं और आगे उनमें पोटेंशियल दिखता है खेलने का, तो रेड बॉल में भी मौका देना चाहिए, बट कितने प्लेयर्स को दे सकते हैं वो एक सवाल हमेशा रहता है। तो दोस्तों ये बेस्ट जोन का स्क्वाड है। आप लोग भी बताइए, क्या आपको भी लगता है कि फास्ट बॉलर्स और चुने जा सकते थे, और फास्ट बॉलर्स भले ही बेस्ट जोन में उस तरह से एक्साइटिंग नहीं है जैसे नॉर्थ जोन में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बेटर ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर किए जा सकते थे? कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।